हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था स्टडी नोट नंबर 1, जो कि है अकाउंटिंग बेसिक्स। और मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है उसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं। टोटल कितने यूनिट हैं? तो टोटल सर 7 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1.1, 1.2 से लेकर 1.7 तक टोटल चैप्टर नंबर 1 में आपके 7 यूनिट्स हैं। और मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल मैं आपका स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलूँगा, टॉपिक वाइज आपको 100% कवर कराऊंगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए, सीएमए, सीएस, तो आपको स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले उसे कवर करना होता है। तो सर हमने जो लेक्चर नंबर 1 में ही अपना यूनिट नंबर 1 जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब सर इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे रह रहे हैं? तो हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 1। अब मैंने यूनिट नंबर 1 में आपको बताया था कि बहुत सारे टॉपिक है। अगर बात करें यूनिट नंबर 1 में टॉपिक, तो यूनिट नंबर 1 में आपके टोटल इतने टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक में से मैं ऑलरेडी क्या क्या करा चुका हूँ? मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, ऑब्जेक्टिव करा दिया, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग साइकिल, यहाँ तक मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर में करा चुका हूँ। सर आज क्या करना है? तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो कि है लेक्चर नंबर 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और ये हमारा कौन सा है? तो सर ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। अब सर लेक्चर नंबर 4 में आज हमें डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 4 में आज हमें यूनिट 1.1 का ही टॉपिक चल रहा है अभी, देखो। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हमें क्या डिस्कस करना है? अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 2 टॉपिक हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें पास क्या रह जाएगा? तो सर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये बेसिस है, ये बेसिक है, ध्यान देना। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंस एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये 3 टॉपिक रह जाएगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हमें यूनिट 1.1 का चैप्टर 1 का 2 टॉपिक, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस हमें करना है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की। तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन को हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। देखो, या तो आप कह लो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, या आप कह लो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। मतलब क्या है? मतलब अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कितने उसके डिविजन्स हैं, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके बेस पे, मतलब फाउंडेशन और क्लास 11 में देखा जाए तो आपके 3 हैं। कौन कौन से? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा है कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग को हमने क्या किया है? 3 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? तो सर पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और सर तीसरा क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमने उसको अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, आप कुछ भी कह लो। एक और होता है उसे हम कहते हैं टैक्सेशन अकाउंटिंग। एक आपका टैक्सेशन अकाउंटिंग भी होता है, ये भी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में ही आता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें टैक्सेशन अकाउंटिंग नहीं पढ़ना। यानी अगर आपके एग्जाम में कल पूछता है फाउंडेशन में कि आप मुझे बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पूछेगा, तो आपको 3 ही लिख के आना पड़ेगा सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 ब्रांच होते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फिर बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और फिर बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है। तो हम अपने क्या करते हैं? स्टडी मटेरियल से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं सारी चीज़ आपको स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही कराऊंगा, ठीक है जी। तो स्टडी मटेरियल टॉपिक क्या मेरा? अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन क्या बोला था? वेरियस सब फील्ड ऑफ अकाउंट्स आर। अकाउंटिंग कितने क्लासिफिकेशन किया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही तो मैंने समझाया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 जो मैंने शूट किया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें क्या समझाया था? अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। हम ये जो पढ़ रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हैं, यानी यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जरा, अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे क्या लिखता है? लिखा है इट इज़ कॉमनली टर्म एज अकाउंटिंग, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइंड एज। यहाँ पे देखो, यही डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था वही डेफिनेशन लिखा हुआ है।
accounting as an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। यही डेफिनेशन मैंने आपको पूरा 30 मिनट्स में समझाया था, याद है लेक्चर नंबर 1 में। तो पूरा 30 मिनट में सिर्फ यही डेफिनेशन मैं आपको समझाया था। इतना सर क्यों, एक एक वर्ड समझाया था कि आर्ट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइंग क्या होती है, समराइजिंग क्या होती है, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है, मनी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल करेक्टर का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट का मतलब क्या होता है। ये सारा एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप वहीं से एक बार क्या करना, रीड कर सकते हो। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना, उससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा उसको इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है, और आपने 11th नहीं पढ़ी तो मैं लेक्चर नंबर 1 भी यही सेम डेफिनेशन पढ़ाया हुआ था। आप लेक्चर नंबर 1 देख के समझ सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत है। अच्छा सर चलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं तो कम से कम कॉस्ट अकाउंटिंग तो बता दो, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखो अगर मैं सिंपली बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है अगर आप कोई भी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई भी ऐसी कंपनी है, चलो मान लो मैन्युफैक्चर नहीं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। अब एक मान लेते कि चलो सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेते हैं टाटा को। टाटा क्या करती है सर, चलो टाटा क्या करती है, मान लो कार बनाती है टाटा, चलो सर तो एक टाटा की कार है, एक सर्विस कंपनी है, सर्विस कंपनी किसको ले लेते हैं, चलो LIC ले लेते हैं। LIC क्या करती है, लोगों को बीमा देती है, सर्विस देती है। अब इन दोनों, मान लो टाटा ने कार मैन्युफैक्चर किया और उस कार की कॉस्ट कितनी आई है, यानी इस कार की कॉस्ट कितनी है कौन डिसाइड करेगा, तो सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो सर क्या कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, नहीं सर्विस कंपनी है, एक मान लो कि एक आदमी का हमें LIC ओपन करना, उसके लिए कॉस्ट कितनी आएगी, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। तो सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है किसी भी गुड्स या सर्विस का कॉस्ट डिसाइड करना। हाँ, किसी भी गुड्स या सर्विस का कॉस्ट डिसाइड करना ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। लेकिन इसके अलावा और भी काम है। पहला कौन सा काम है, डिसाइड क्या करना, गुड्स या सर्विस का कॉस्ट डिसाइड करना। सर और क्या काम है, उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना भी इसका काम है। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी, जैसे टाटा ने जो कार बनाया है उस कार की कीमत सबसे कम कितना है। सर ऐसा क्यों, देखो जितना मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा, मान लो कि मैंने एक पेन बनाया 10 रुपये का और सेम एक दूसरी कंपनी और सेम पेन 8 रुपये का बना सकती है, तो सीधी सी बात उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और वो मार्केट में अगर 1-2 रुपये कम करके भी बेचती है तो उसका क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगा। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम ये नहीं कि सिर्फ कॉस्ट निकाल देना है, यानी कॉस्ट को मिनिमाइज भी करना होता है। यानी कैसे कंट्रोल करे, कैसे मटेरियल लगाए, कहाँ पे किसको लगाए कि उसका कॉस्ट कम से कम आए। सर और क्या काम होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारा काम होता है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है जी, कॉस्ट को कम करें, प्रॉफिट को इंक्रीज करें, गुड्स और सर्विस जो हमने मैन्युफैक्चर किया उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये सारा किसका काम है, ये सारा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू काम किया जाता है। तो सर फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, और फिर क्या आया क्या नहीं वो अपने मालिकों को बताता है। ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। तो सर अगर बात करूँ मैं किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो मैंने आपको समझा दिया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन एक बार देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। ठीक है जी, तो क्या लिखा देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीमा, CIMA नहीं है, सीमा है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो लंदन में है, और आप CMA क्वालिफाइड करने के बाद भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसने डिफाइन किया, CPA ने, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन बॉडी है।
ठीक है जी। अकाउंटिंग बॉडी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यानी अगर आपका 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है कहीं पे कि बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफाइन किसने किया है, तो हम बोल देंगे सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। किसने डिफाइन किया सर? सीपीए ने। सीपीए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग किसने डिफाइन किया? CIMA, सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कहाँ है सर? ये लंदन में। क्या हम कर सकते हैं? हाँ, आप ये कर सकते हो। अब देखो सीमा क्या बोलता है। सीमा कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग होता है, यानी कॉस्टिंग कैसे निकालना है, उस पर क्या मेथड लगाएंगे, क्या प्रिंसिपल लगाएंगे, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन करता है। क्या सर समझ में नहीं आया? मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक कार मैन्युफैक्चर करना है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, किस मेथड से निकालूँ, क्या फॉर्मेट लगाऊं, क्या रूल्स रेगुलेशन लगाऊं, ये सब किस में आता है? एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल के अंदर आ जाएगा। मेथड्स एंड टेक्निक टू द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, यानी मेथड और टेक्निक के आज हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। सर कॉस्ट कंट्रोल करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। एक कार आप मैन्युफैक्चर कर, आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं करोगे तो लेबर कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। मटेरियल अगर मान लो कि उसमें आयरन मतलब क्या होता है? लोहा लगना चाहिए कार में, 100 किलो लग गया 200 किलो, क्यों? वेस्ट जा रहा है, कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस कार की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी और जितनी कॉस्ट आएगी उतनी कॉस्ट में बेचना भी मुश्किल होगा, फिर कंपनी लॉस में जाएगी। तो कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला? एंड असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। और क्या करता है? इसको प्रेजेंट भी करता है, किसको? प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेजेंट भी करता है, असर्टेन भी करता है, इंफॉर्मेशन को भी प्रेजेंट करता है और इंफॉर्मेशन देता है ताकि मैनेजरियल डिसीजन ले सके। यानी अगर हम बोले फिर से कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, देखो फिर से पढ़ते हैं एक बार, इसको फिर से हम पढ़ते हैं और देखते हो क्या लिखा है। लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज application of costing and cost accounting principle, application of costing and cost accounting principle, methods and methods of technique है to the science and art practice of cost control, जो क्या करता है? cost control करता है और ascertainment करता है profitability को, और क्या करता है? और present करता है information को for the purpose of decision making, और क्या करता है? कॉस्ट कंट्रोल तो करता है, प्रॉफिट भी निकालता है, साथ साथ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है ताकि हम कोई डिसीजन ले सके, उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर क्या होता है? यानी किसी भी, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि जो भी मेरे पास डेटा आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से मिला के, जो भी मेरे पास डेटा आए हैं, कहाँ से सर? जो भी मेरे पास डेटा आए हैं, डेटा कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कॉस्ट अकाउंटिंग के, इस डेटा के बेस पे डिसीजन लेना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपली काम क्या? डिसीजन मेकिंग करना है। अब डिसीजन मेकिंग कब करेगा? जब हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। सर क्या कहना चाहते हो? एग्जांपल दे के बताओ। देखो एग्जांपल में कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो इसके हिसाब से कंपनी को डिसीजन लेगी कि हाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा कि मैंने ये सामान बनाया, मैंने ये सर्विस बनाया, उसका कॉस्ट 100 रुपये हुआ, फिर डिसीजन लेगी कितने बेचना चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, बट डिसीजन लेने की इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में समझाया था मैंने, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बोल रखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कंसर्न है? यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कंसर्न करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन को यूज करके मैनेजर्स विद ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड देम द बेसिस फॉर मेकिंग द इंफॉर्मेशन informed business decision that would allow to the better equipment and their management and control function। और क्या करते हैं ये लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा को यूज करके एक बेटर डिसीजन लेते हैं ताकि अपना क्या करें? मैनेजमेंट बेटर ग्रो, बिजनेस बेटर ग्रो करे हमारा। ठीक है जी। अच्छा सर, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन तीनों चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दो एक लाइन में। ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इनको
तो अगर शॉर्ट में समझाऊं तो देखो मेरा बुक कितना सही है, शॉर्ट में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो क्या कहता है, सिंपल क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड ऑफ स्टेट अफेयर्स एंड लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है, क्या काम है सर, रिजल्ट डिटरमाइन करना। रिजल्ट मतलब क्या, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ये डिटरमाइन करना। तो ये प्रॉफिट लॉस कहाँ से निकलेगा, ऊपर से सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, क्लासीफाई किया होगा, समराइज किया, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। सीधा बोल दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम क्या है, तो डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ पीरियड एंड स्टेट द अफेयर्स ऑफ द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा सर, ये किस टाइप की अकाउंटिंग होती है, इसे कहते हैं स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है, स्टीवर्डशिप का मतलब होता है सुपरवाइजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, यानी किसी भी कंपनी का सुपरवाइज करना, उसको कंट्रोल करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसे कहते हैं स्टीवर्डशिप, ठीक है, सुपरवाइज करना। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम क्या होता है, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग काम होता है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन विथ व्यू द मैक्सिमाइजेशन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग काम क्या है, तो बोला इंफॉर्मेशन जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन, कह रहा है कि इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ऑपरेशन कंट्रोल करने का मतलब क्या, कोई भी कंपनी में काम हो रहा है उसको कंट्रोल करता है कि भाई यहाँ पे 2 लेबर लगने चाहिए, 2 ही लगने चाहिए, तीसरा लेबर लगेगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ पे 10 किलो पेंट लगना चाहिए, 10 किलो पेंट लगना चाहिए। यहाँ पे 20 किलो आयरन का खर्चा है तो 20 किलो होना चाहिए। समझो यहाँ पे 1 यूनिट बिजली का जाना चाहिए तो यहाँ पे 1 यूनिट ही जाना चाहिए। ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा और फिर उसको कंट्रोल करेगा और क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को और हमारा अर्निंग कैपेसिटी और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। अच्छा सर, कॉस्ट अकाउंटिंग किस टाइप की अकाउंटिंग होती है, कंट्रोल अकाउंटिंग। इसका पूरा काम कंट्रोल का है, कॉस्ट को कंट्रोल करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो प्लान करते हैं ये आगे क्या करना है और डिसीजन लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर पूछे किस टाइप की अकाउंटिंग है, तो डिसीजन मेकिंग। तो सिंपली ये हमने पढ़ लिया कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ये आपकी बुक से ही पढ़ा है मैंने, अपना कौन सा ये स्टडी मटेरियल जो एकदम बिल्कुल अपडेटेड है, न्यू वाला है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको पास होना है सच में CMA फाउंडेशन 1 अटेम्प्ट में पास होना है तो आपके लिए स्टडी मटेरियल ही सब कुछ है। स्टडी मटेरियल पढ़ो तो ही अच्छा है। तो सर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, तो अगर हमें बात करूँ तो मैंने आप लोगों को क्या करा दिया, तो सर हमने कंप्लीट कर लिया अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। इसको एक चीज़ और बोलते हैं सर, आपने बताया था, हाँ इसको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कितने ब्रांच ये भी हम बोलते हैं। सर आपने कहा था चौथा भी होता है, हाँ एक और होता है टैक्सेशन अकाउंटिंग। कौन सा होता है, टैक्सेशन अकाउंटिंग, लेकिन ये आपको नोट नहीं करना क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि आप मुझे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताओ तो आप ये लिखोगे, 3 ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। उसके बाद आप तीनों को क्या करना पड़ेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये वाला डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग में डेफिनेशन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेफिनेशन। अब सर ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा क्या, हाँ डेफिनेशन आप अपनी तरफ से नहीं बना सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सा होता है, स्टुअर्डशिप होता है, कॉस्ट कौन सा, कंट्रोल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट डिसीजन। ये याद करने जो होती है आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। अब सर अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी किस बेस पे अकाउंटिंग की जाती है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का किस बेस पे अकाउंटिंग की जाती है। तो देखो 2 बेस होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस और दूसरा होता है कैश बेसिस। यानी अकाउंटिंग का हमारे पास कितना है, अकाउंटिंग का 2 बेसिस है, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कौन सा होता है सर, एक्रूअल बेसिस, और दूसरा होता है हमारे पास कैश बेसिस। कौन सा होता है, कैश बेसिस। अब सर ये एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस क्या होता है, देखो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस ये 2 बेसिस है जिस बेस पे कोई कंपनी अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है। सर नहीं आया समझ में, देखो समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है, समझाता हूँ आपको। देखो देखो पहले बात करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, तो सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड।
इसे हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि ये हमारा एक बिजनेस है, ठीक है जी। इस हमारे बिजनेस का नाम क्या है, तो लिख चलो अपने चैनल का नाम लिख देते हैं मिशन CMA, ठीक है जी। इस बिजनेस का नाम है मिशन CMA, एक ट्यूशन है, नहीं ट्यूशन ही कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमने बुक्स सेल किया, तो मैंने बुक्स सेल किया, मैंने बुक क्या कर दिया, सेल कर दिया। किसको किसको बुक सेल किया सर, राम को। राम को कितने का सर, मैंने कितने का राम को बुक सेल किया सर, 10,000 रुपीज़ की उसको बुक सेल किया। बट ये जो सेल था ना, ये किस में था, कैश सेल था। क्या था सर, कैश सेल था, ठीक है जी। मैंने एक बंदे को और सेल किया, और अब जो मैंने सेल किया वो कौन सा है, वो मैंने सेल किया क्रेडिट सेल। मैंने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है। किसको सर, मोहन को। कितने का, ₹15,000 रुपीज़ का। मैंने एक जगह से स्टेशनरी परचेज भी किया था, स्टेशनरी परचेज भी किया था, और जो मैंने स्टेशनरी परचेज किया था वो मैंने किया था क्रेडिट पे, वो मैंने किया था क्रेडिट पे 500 का। एक जगह से मैंने, छोड़ो इतना ही बहुत है ना। तो अब सर जब हम मिशन CMA का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, यहाँ पे जब मिशन CMA का हम कोई सा भी मान लो रिकॉर्ड जनरली कर लेते हैं, तो जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो सिर्फ देखो जो कैश ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर किया जाएगा, यानी ये वाला। बस मैं लिखूंगा सेल जो मैंने किया है, कितने का किया है, कितने किया, 10,000 का, बस इसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक मैंने मोहन को भी तो सेल किया है, मोहन को सेल कितना किया, 15,000। सर एक परचेज भी तो किया था, परचेज कितना किया था, परचेज किया था मैंने 500 का स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी परचेज, परचेज स्टेशनरी लिखता हूँ, उसके बाद कुछ भी लिखता हूँ। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ ये रिकॉर्ड किया जाएगा जो कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, मिशन CMA, ये कैश बेसिस पे काम करता है, यानी सिर्फ ये कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना चाहता है और किसी को रिकॉर्ड करेगा नहीं। तो सर क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो क्रेडिट में हुआ है 15,000 का, और ये जो 500 का हुआ है, ये जो 15,000 का हुआ है, इसको क्या भूल जाएंगे, नहीं। कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है भूलना नहीं है, जब मिलेगा तब लिख लेना। यानी मोहन जब मुझे पैसा दे देगा तब मैं लिखूंगा सेल 15,000। जब मैं इस 500 का पेमेंट कर दूंगा तब मैं लिखूंगा परचेज 500। कहने का मतलब क्या है कि जो कैश में ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे आपने सेल किया, चाहे परचेज, चाहे कुछ भी, आपने सैलरी ही दिया, आपने कैश में दिया तो रिकॉर्ड होगा, आपने सैलरी नहीं दिया तो रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपने पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, पेमेंट करोगे तो ही रिकॉर्ड होगा। यानी कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। इसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, इसे कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अच्छा सर ठीक है, अब बताओ जरा एक्रूअल बेसिस क्या होता है इसके हिसाब से। तो एक्रूअल बेसिस बहुत ईजी है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। इसमें कुछ भी नया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो। मैंने कहा था टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा, तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने चाहे 11th में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप फाउंडेशन पास करना मेरी जिम्मेदारी है। अब सर एक्रूअल क्या होता है, तो एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि कैश, एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ्स आर रिकॉर्डेड, यानी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों रिकॉर्ड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल में सिर्फ ही नहीं कि सिर्फ उधार वाला होगा, नहीं, बोथ कैश वाला भी और उधार वाला यानी क्रेडिट वाला भी, जो जिसमें दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको हम कहेंगे। जैसे मान लो मैंने कैश सेल किया था कितने का, 10,000 का, ये भी रिकॉर्ड होगा कैश सेल वाला। जो मैंने क्रेडिट सेल किया था कितने का, 15,000 का, ये भी रिकॉर्ड होगा। मैंने जो क्रेडिट परचेज किया था
ये भी रिकॉर्ड होगा, यानी सब कुछ रिकॉर्ड होगा। इसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस। और ज़्यादातर बिजनेस 99% बिजनेस यही फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस, यानी कैश बेसिस में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। हमारे आसपास के जो शॉप्स हैं, दुकानें, किराने की दुकानें, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, यानी सब में थोड़ी बहुत उधारी होती ही होती है। ठीक है, तो सर कैश बेसिस बिजनेस कौन फॉलो करता है? जिनका प्योर बिजनेस होता है कैश में, जैसे कुछ भी डायमंड वायमंड का बिजनेस हो गया या सोने वोने का बिजनेस होगा, इसमें ज़्यादा कोई उधार लगाता नहीं, तो अपना कैश बेसिस फॉलो कर सकते हैं। सर कोई बाइंडिंग है क्या कि आपको कैश बेसिस फॉलो करना है क्या एक्रूअल? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है, आपको जो फॉलो करना है कर सकते हो। लेकिन आपसे मुझसे पूछो कि सर दोनों में बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट हमेशा एक्रूअल बेसिस होता है। बेस्ट हमेशा कौन सा होता है? एक्रूअल बेसिस होता है। और एक्रूअल बेसिस ही आपको बिजनेस का रियल फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। कैश बेसिस आपका सही में फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं कर सकता। तो ठीक है दोस्तों, ये होती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो बेसिस होती है अकाउंटिंग करने की, एक होती है कैश और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी। अब सर बुक पे आ जाते थोड़े से, क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। क्या बोला यहाँ पे? बोला एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट एंड लायबिलिटी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट ऑफ पीरियड विच दे आर अकर्ड। कह रहे कि जब वो अकर्ड होंगे तभी हम लिख देंगे, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो ना हुआ हो। दिस बेसिस इंक्लूड कंसिडरेशन रिलेटिंग टू डेफर्ड एलोकेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। दिस बेसिस रेफर टू द मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, एक्रूअल बेसिस को हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोला है कि दिस बेसिस इंक्लूड कंसिडरेशन रिलेटिंग टू डेफर्ड। डेफरल का मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर आगे का पहले का है, मतलब आगे का बाकी है, पीछे का बाकी है, फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर। एलोकेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपका डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग की जाएगी। दिस बेसिस रेफर टू द मर्केंटाइल अकाउंटिंग। अच्छा सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विच रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट एंड रिफ्लेक्टिंग द अकाउंट पीरियड विच एक्चुअल, क्या बोला, एक्चुअल रिसीव्स और एक्चुअल पेमेंट आर मेड। यानी जब एक्चुअली रिसीव हो जाएगा या एक्चुअल पेमेंट होगा तो ही क्या होगा, उसका रिकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल रिसीव नहीं बोला, कह रहा है कि जब वो अकर हो जाएगा, यानी जब भी वो अराइज होगा तभी उसको रिकॉर्डिंग कर दी जाएगी, चाहे वो मिला हो, चाहे ना मिला हो, चाहे बाद का हो, चाहे पहले का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होता है कैश बेसिस और ये होता है एक्रूअल बेसिस। अब बात करेंगे सर इसमें क्या रह जाता और, तो और हमारा एक थोड़ा सा रह गया हमारा क्या, डिस्टिंग्स बिटवीन, एक टॉपिक और इसमें, डिस्टिंग बिटवीन एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। सर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंट होता है, ये आपको तो समझ में आएगा, फिर भी देखते हैं बेसिस क्या है। अगर बेसिस की बात करें तो सबसे फर्स्ट है हमारा बेसिस, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम एंड बैलेंस शीट। देखो जितने भी होते हैं ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये सारी की सारी चीज़ें कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, और किस में होती है? सिर्फ एक्रूअल में होती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है सर, मिला ही नहीं तो कहाँ से रिकॉर्ड होगा। क्या बोला, देखो बोल रखा है यहाँ पे, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम इन बैलेंस शीट, या एक्रूड इनकम है, मिला ही नहीं है तो कहाँ से रिसीव करेगा, लेकिन है तो इनकम ना। अंडर दिस मेथड, एक्रूअल की बात करें तो अंडर दिस मेथड में बी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम्स इन द बैलेंस शीट। हो सकता है कि बैलेंस शीट में हो, लेकिन इसमें अंडर दिस मेथड नो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम, इसमें बैलेंस शीट में नहीं होता है, नहीं रिकॉर्ड होती है। हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूअल इनकम। अगर प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूअल इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें हायर आएगा और इसमें क्या आएगा, लोअर आएगा। एग्जाम्पल देखो, ये मेरा एक्रूअल बेसिस है, कौन सा एक्रूअल बेसिस, और ये मेरा कैश बेसिस है। ठीक है, मैंने 100 रुपये कमा लिए बट मेरे को मिला नहीं, इसे क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूअल इनकम, दोनों का मतलब एक ही होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूअल इनकम। मैंने 100 रुपये अर्न तो कर लिया बट मुझे मिला नहीं मिला तो एक्रूअल बेसिस तो रिकॉर्ड कर लेगा उसको, इनकम रिकॉर्ड कर लेगा इसको, और क्या दिखाएगा, इनकम दिखा देगा। कितना इनकम दिखाएगा, तो सर इनकम दिखाएगा 100 रुपये का। लेकिन कैश बेसिस जब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक मिल नहीं जाता है ना। तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, प्रीपेड एक्सपेंस,
एक्रूअल इनकम, एडवांस इनकम। तो इस केस में एक्रूअल बेसिस का जो इनकम होता है वो ज़्यादा दिखता है और कैश बेसिस का कम दिखता है। क्यों? कैश बेसिस रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है? हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूअल। क्या कह रहा है? इनकम स्टेटमेंट विल शो रिलेटिवली हायर इनकम। इसमें क्या होगा? हायर इनकम दिखाएगा। किसमें सर? एक्रूअल में। इनकम स्टेटमेंट विल शो लोअर इनकम, इसमें लोअर दिखाएगा, अभी बताया मैंने। अच्छा सर, उसके बाद क्या बोला? हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम की बात करें, अब देखो जरा, अब उल्टा करते हैं ना। मैंने क्या किए, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का? 500 रुपये का है। तो ये तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा ना, आपने दो या ना दो, एक्रूअल है, एक्रूअल तो रिकॉर्ड करता ही करता, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, लेकिन ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया तो मेरा क्या होगा? इनकम क्या आएगा? मेरा इनकम यहाँ पे कम आएगा। और कैश में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया तो इनकम ज़्यादा आएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब एक्सपेंस की बात करेंगे और एक्सपेंस कौन सा हो? आउटस्टैंडिंग हो, तो उस केस में एक्रूअल का प्रॉफिट कम आएगा और कैश का ज़्यादा आएगा। क्या बोला है? हायर लोअर इनकम इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम। क्या बोला है? इनकम स्टेटमेंट विल शो लोअर इनकम, लोअर दिखाएगा। इनकम स्टेटमेंट शो हायर इनकम, और ये हायर दिखाएगा। ठीक है जी। अब उसका क्या है? एबिलिटी ऑफ द ऑप्शन टू द अकाउंटेंट to manipulate the accounts by way of choosing the most suitable method of the several alternative methods of the accounting, example FIFO, LIFO, SLM, WDB. Under this an accountant has option. इसके देखो, अब देखो अकाउंटिंग करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। लिफो, फिफो ये है, आपने पढ़ना है। SLM, WDB तो पता ही होगा। SLM क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, और WDB का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। तो एक्रूअल के पास ऑप्शन होता है कि वो SLM से लगा दे, WDB से लगा दे, कोई सा भी लगा दे, उसका ऑप्शन है। और जो कंपनी के लिए सूटेबल हो उस हिसाब से अपना अडॉप्ट कर लेगा, अकाउंटेंट का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे चल रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंडर दिस अकाउंटेंट हैज नो ऑप्शन टू मेक चॉइस। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप अपना कोई भी चॉइस कर सके। अच्छा सर, तो हमने क्या पढ़ लिया? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया, उसका डिफरेंस भी देख लिया, एक्रूअल। अब लास्ट में एक है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस। ये आपका आज का टॉपिक का लास्ट है। क्या है सर हमारे पास? हाइब्रिड और मिक्स बेसिस। अभी सर हाइब्रिड और मिक्स बेसिस क्या होता है? देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अंडर हाइब्रिड सिस्टम अकाउंटिंग इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ऐसा है ना कि इनकम जब पैसा मिलने की बात करेगा, इनकम, तो ये रिकॉर्ड करेगा कैश बेसिस पे। इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। बात समझो मेरी। इनकम कब रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस पे। लेकिन एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल बेसिस पे। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। ऑन एक्रूअल बेसिस क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि मान लो कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आप लोग जब फी पेमेंट करोगे, ड्यू की बात नहीं करो, महीना पूरा हो गया लेकिन फिर भी किसी ने पेमेंट किया, जब मुझे आप पेमेंट कर दोगे तब मैं इनकम रिकॉर्ड करूँगा कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया। मैंने कहीं सेल कर दिया, जब तक वो मेरे पास पैसा नहीं आएगा तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। यानी सेल का पैसा आया, मैं रिकॉर्ड कर दिया। इससे कहते हैं इनकम ऑन कैश बेसिस। मेरे से कहीं से इनकम मिलना है, मैंने किसी कंपनी में पैसा कमाया, मेरे को रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इनकम रिकॉर्ड नहीं होगा। वो जब पैसा मिलेगा, कैश रिसीव होगा, तब रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है सर। मतलब जब मेरे को इनकम की बात आती, जब तक मेरे हाथ में पैसा आ नहीं जाता तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन एक्सपेंस की बात करता हूँ, मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस मैंने दिया नहीं फिर भी रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने किसी का नुकसान कर दिया, उसको पैसे देने भाई दिया नहीं फिर भी रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने सैलरी देने अभी दिया नहीं है तो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, दे दिया तो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। यानी जब मेरे को देने की बारी आती है, यानी पैसे देने की बारी आती है एक्सपेंस की केस में, मैं तुरंत रिकॉर्ड कर दूंगा, चाहे मैंने पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो। लेकिन इनकम की केस में मैं क्या करूंगा, जब मेरे हाथ में पैसा मिलेगा तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। सर इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट है थोड़ी कंपनी और स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि उसको मिलना है तो ऐसा नहीं कि अब सोचेगा हाँ तो आ ही जाएगा पैसे, जब तक आने तब तक कंफर्म है। लेकिन देने की भी क्या बोलती है, मेरे को देना ही पड़ेगा ना।
तो एक्सपेंस के केस में जब अराइज हो तभी रिकॉर्ड करो, और इनकम के केस में जब रिसीव हो जाए तभी रिकॉर्ड होगा, वैसे तरह रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी इनकम जो है वो एक्रूवल पे नहीं चलेगा, कैश पे चलेगा, और एक्सपेंस एक्रूवल पे चलेगा। इसको हम कहते हैं मिक्स या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी इसमें क्या होता है, कैश और एक्रूवल का मिक्स होता है, कैश और एक्रूवल क्या होता है, थोड़ा सा मिक्स होता है, उसे हाइब्रिड या मिक्स कहते हैं। क्या बोला है, अंडर दिस मेथड अकाउंटिंग इनकम आर रिकॉग्नाइज एज कैश बेसिस अकाउंटिंग, दैट इज व्हेन दे आर रिसीव कैश। कह रहे जब तक कैश रिसीव नहीं हो तब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, नहीं तभी रिकॉग्नाइज होगा जब कैश रिसीव हो जाएगा। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूवल बेसिस, और एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम, एक्रूवल बेसिस पे। इनकम कब करेंगे, कैश बेसिस पे, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड विच दे आर अराइज एंड रिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन दे आर पेड। ठीक है जी, तो ये हमारा होता है आपका टॉपिक खत्म। कौन सा सर, तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट कर ले इसमें, तो सर हमने बेसिकली 2 टॉपिक कंप्लीट किया है। पहला कौन सा टॉपिक क्या है, तो सर हमने पहला कर लिया था, किधर गया, ये हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरे की बात करूँ तो दूसरा मैंने कराया आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों मैंने आपको 100% कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो, ताकि हम और भी सेम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें।